हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन द क्लास। आज हमारा टॉपिक है क्लॉज। क्लॉज जिसे कि हम लोग हिंदी में उपवाक्य के रूप में समझते हैं। उपवाक्य मतलब समझ रहे हैं, उपवाक्य मतलब वाक्य का एक पार्ट होता है। उसे वाक्य नहीं कहते हैं, वह एक उपवाक्य है, यानी कि वह सेंटेंस के अंदर, वाक्य के अंदर एक उसका एक हिस्सा होता है, एक भाग होता है। इसे कि हम लोग इंग्लिश में क्लॉज के रूप में समझते हैं। क्लॉज को बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही कंफ्यूजिंग है ये। मतलब ये कंफ्यूजिंग तो नहीं है, तो बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा आपको इसके कंसेप्ट को समझना होगा। क्योंकि अक्सर होता क्या है, ज़्यादातर लोग इसको जो है, जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस को ही क्लॉज बोल देते हैं कि सेंटेंस ही क्लॉज होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर सेंटेंस ही क्लॉज है तो क्लॉज की अलग से टॉपिक समझाने की, या जो हम लोग अलग से क्लॉज पढ़ते हैं इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। क्या सेंटेंस से काम नहीं चल सकता है? सेंटेंस से भी काम चला लेते हैं, लेकिन क्लॉज और सेंटेंस में डिफरेंस है। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है हमें समझना है। अब क्लॉज किसी को होता है, क्लॉज को हिंदी में हम लोग उपवाक्य कहते हैं। अब क्लॉज को कैसे हम लोग पहचानेंगे? अब क्लॉज को पहचानने से पहले हमें समझना होगा सेंटेंस जो आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं। दैट मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट सेंस, जिसके अंदर सब्जेक्ट भी होते हैं, प्रेडिकेट्स भी होते हैं, और जो पूरी तरह से सेंस देते हैं, पूरा मीनिंग देते हैं, यानी कि मीनिंगफुल होते हैं, वो सेंटेंस के रूप में होते हैं। जस्ट लाइक द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। राहुल इज पुअर, राहुल गरीब है। वी ऑलवेज टेल द ट्रूथ, हम हमेशा सच बोलते हैं, हम हमेशा सच बोलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं तीनों ही सेंटेंस, इसमें आपको कंप्लीट मीनिंग निकल के आ रही है। इसमें सब्जेक्ट भी हैं, प्रेडिकेट्स भी हैं, फाइनाइट वर्ब भी हैं, यानी कि और ये पूरा मीनिंग भी दे रहे हैं। स्टैंड अलोन भी है, यानी अकेले खड़े भी हो सकते हैं, इनको किसी के सपोर्ट की जरूरत यहाँ पे नहीं हो रही है। इनको हम लोग सेंटेंस के रूप में समझते हैं, इसलिए यहाँ से अलग से हमने इसको सेंटेंस के रूप में लिख रखा है। अब इसी चीज़ को, यही तीनों सेंटेंस को हम अलग से लिखते हैं। जैसे द अर्थ इज राउंड एंड इट रिवॉल्व्स राउंड द सन, पृथ्वी गोल है और ये सूर्य के चारों तरफ घूमती है। राहुल इज पुअर बट ही इज हैप्पी, राहुल गरीब है लेकिन वह खुश है। वी ऑलवेज टेल द ट्रूथ एंड वी रिस्पेक्ट अदर्स, हम लोग हमेशा सच बोलते हैं और दूसरों का सम्मान करते हैं। अब ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं, इसको हमने अंडरलाइन कर रखा है। द अर्थ इज राउंड, सेम यहाँ पे आप देखें, द अर्थ इज राउंड आपका एक सेंटेंस था, लेकिन जब इस सेंटेंस, यहाँ पे सेंटेंस, ये सेंटेंस नहीं है द अर्थ इज राउंड, यहाँ पे ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस क्या है आपका? द अर्थ इज राउंड एंड इट रिवॉल्व्स राउंड द सन, ये पूरा का पूरा आपका सेंटेंस है। अब द अर्थ इज राउंड जो है, या इट रिवॉल्व्स राउंड द सन, ये सेंटेंस के पार्ट हैं, और जो सेंटेंस के पार्ट होते हैं उसे हम लोग क्लॉज के रूप में समझते हैं, जैसे कि हमने अभी बताया था। अब इसको समझ लेंगे कि आखिर ये जो क्लॉज होते हैं, क्लॉज में वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनका होना जरूरी होता है। नंबर 1 आपका फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब होते हैं जैसे ऑक्सिलरी वर्ब, आपके मेन वर्ब्स हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इनमें चेंजिंग आती रहती है। ये है, वे आपके फाइनाइट वर्ब होते हैं। और सब्जेक्ट होंगे, प्रेडिकेट्स होंगे आपके, और इनकी मीनिंग होगी। यानी कि जब जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, group of words having a finite verb, subject, predicate and act as a clause in a sentence is identified as a clause, उसे हम लोग क्लॉज के रूप में समझ सकते हैं। ये होती है क्लॉज को पहचानने का तरीका, ये आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ वो चीज़ें आप देख रहे हैं, द अर्थ इज राउंड, यहाँ पे ये सेंटेंस था, लेकिन यहाँ पे द अर्थ इज राउंड आपका एक सेंटेंस नहीं है, एक क्लॉज है। यहाँ पे ये आपका क्लॉज है। इट रिवॉल्व्स राउंड द सन, ये आपका एक क्लॉज है, सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस आपका द अर्थ इज राउंड एंड इट रिवॉल्व्स राउंड द सन, ये पूरा का पूरा आपका एक सेंटेंस है। लेकिन इस सेंटेंस के बीच में द अर्थ इज राउंड, ये आपके एज ए क्लॉज रिएक्ट कर रहे हैं। है तो ये सेंटेंस की तरह ही है, सेंटेंस की तरह ही, लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, क्योंकि कंप्लीट सेंटेंस ये है द अर्थ इज राउंड एंड इट रिवॉल्व्स राउंड द सन, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। और इस सेंटेंस में ये दोनों अलग अलग एज अ क्लॉज यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, राहुल इज पुअर, राहुल गरीब है, बट ही इज हैप्पी। राहुल इज पुअर, ही इज हैप्पी, इन दोनों कौन ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है? बट। इसमें आप देख रहे हैं एंड है, इसमें आपका बट है, और इसमें भी आपका एंड है। दैट मीन्स ये एंड है, बट है, ये सब क्या है? ये एज ए कंजक्शन है, ये आपके कंजक्शन है, जो कि दोनों सेंटेंस को, दोनों क्लॉजेस को इसमें आपस में ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो राहुल इज पुअर एज ए क्लॉज आया हुआ है, ही इज हैप्पी, ये भी आपका एज अ
क्लॉज आया हुआ है। दोनों ही आपके सेंटेंस के पार्ट हैं, दोनों को हम एक यहाँ पे सेंटेंस नहीं कह सकते हैं बल्कि एक क्लॉज के रूप में यहाँ पे हमारे सामने आ रहे हैं। राहुल इज पुअर बट ही इज हैप्पी, ये आपका एक सेंटेंस है। लेकिन अगर इसमें से आपको कहा जाए क्लॉज, आपको अंडरलाइन कीजिए, क्लॉज को आप फाइंड आउट कीजिए। आप कह सकते हैं राहुल इज पुअर। राहुल इज पुअर क्या है आपका? एक क्लॉज है। ही इज हैप्पी, ये एक आपका क्लॉज है, लेकिन सेंटेंस नहीं है। बहुत ध्यान से रखें, क्लॉज और सेंटेंस के बीच में डिफरेंस आप लोग समझ लीजिए। सेंटेंस होता है एक अलग होता है। एक सेंटेंस आपने लिख लिया राहुल इज अ गुड बॉय, ये आपका एक सेंटेंस है। लेकिन जब उसको एक हम लिखते हैं राहुल इज अ गुड बॉय हु ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन द क्लास, राहुल एक अच्छा लड़का है जो क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है, तो इस सेंटेंस में राहुल इज अ गुड बॉय एक सेंटेंस नहीं है, ये आपका एक क्लॉज है। ये आपका एक क्लॉज है। दैट मीन्स सेंटेंस क्या है? राहुल इज ए गुड बॉय हु ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन द क्लास, ये पूरा पूरा आपका एक सेंटेंस है। लेकिन पर्टिकुलर राहुल इज ए गुड बॉय ये आपका एक क्लॉज है। इसी तरीके आपका नेक्स्ट एग्जांपल, वी ऑलवेज टेल द ट्रूथ एंड वी रिस्पेक्ट अदर्स, हम लोग हमेशा सच बोलते हैं और वी रिस्पेक्ट अदर, और हम लोग दूसरों का आदर करते हैं। यहाँ भी आप देखें वी ऑलवेज टेल द ट्रूथ, एक आपका क्लॉज ये है, एंड वी रिस्पेक्ट अदर्स, हम लोग दूसरों का आदर करते हैं, ये भी आपका एक क्लॉज है। दैट मीन्स तीनों ही सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि तीनों को आपको एंड बट कंजक्शन से इनको ऐड किया। कंजक्शंस और बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये तीनों सेंटेंस में ये कंजक्शन से दोनों क्लॉज को आपस में जोड़ने का काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ ध्यान रखेंगे जो भी इसको अंडरलाइन किया गया है ये आपके एज अ क्लॉज यहाँ पे आ रहे हैं, ये आपके एज ए क्लॉज है, ये सब आपके एज ए क्लॉज के रूप में यहाँ पे आए हुए हैं, नॉट एज अ सेंटेंस। इसलिए आपको स्टार्टिंग में आगे बढ़ने से पहले हमने ये चीज़ें आपको क्लियर करना जरूरी समझा कि सेंटेंस और क्लॉज में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। मेरे ख्याल से अभी तक का जितना हमने समझाया है ये आपका क्लियर हो गया होगा कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस कैसा होता है, सेंटेंस को कैसे हम वही सेंटेंस, वही पार्टिकुलर सेंटेंस हम अलग से लिखते हैं वो आपका एक सेंटेंस माना जाता है। लेकिन उसी सेंटेंस को जब हम एक अलग सेंटेंस में लिखते हैं वहाँ पर वो एक सेंटेंस नहीं बल्कि एज अ क्लॉज वर्क करता है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। कहीं भी कोई दिक्कत होगी तुरंत आप पूछेंगे, यहाँ पे बैठे नहीं रहेंगे जो है, ठीक है ना। जो कुछ समझ में नहीं आता है तुरंत पूछा करो। अब आगे हमें समझना है कि क्लॉज के टाइप्स, यानी क्लॉज के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इसे हमें समझना है। फ्रेंड्स आगे हमें समझना है क्लॉज को कितने रूपों में हम लोग देख सकते हैं, यानी कि इसके काइंड्स कौन कौन से होते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। क्लॉज में आपके एक मेन क्लॉज होता है, एक आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, एक आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। जो आपका मेन क्लॉज होता है उसे जो है प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, उसे इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। और कोऑर्डिनेट क्लॉज है और आपका सबऑर्डिनेट, और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। अब इन तीनों को हम अलग अलग समझेंगे कि इनको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं सेंटेंस में। सेंटेंस में ये पर्टिकुलर क्लॉज को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है या ये आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज है या ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो एक एक करके हम समझते हैं। पहले हम समझते हैं प्रिंसिपल क्लॉज को। प्रिंसिपल क्लॉज को समझते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज आपका, चाहे इसको आप प्रिंसिपल क्लॉज कहिए या मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, तीनों ही आपका एक ही है। प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि जो है जो मुख्य क्लॉज होता है। मेन यानी कि मेन का मतलब भी प्रधान होता है, मुख्य है। इंडिपेंडेंट यानी कि आत्मनिर्भर, जिसको कि किसी के सहारे की जरूरत। इंडिपेंडेंट किसे कहते हैं? जैसे हमारा देश जो है इंडिया इज ए इंडिपेंडेंट है। इंडिया क्या है आपका? इंडिपेंडेंट है, किसी पर निर्भर ये नहीं है। हमारा देश आत्मनिर्भर है, इसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। इसी तरीके जो है इस यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो क्लॉज आपका प्रिंसिपल क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, इसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। इसको किसी के सहारे की जरूरत कैसे नहीं होती है? फ्रॉम द गिवन एग्जांपल्स इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मेरे ख्याल से ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसको जो क्लॉज का जो पहला पार्ट है ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता है। प्रिंसिपल क्लॉज को मेन क्लॉज भी कहते हैं और इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट मीन्स आत्मनिर्भर, जो अपने पर निर्भर, इसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। कुछ लोग आपके क्लास में होते होंगे, आपके क्लासमेट्स होते हैं जो आपके बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं, उनको वो आपसे कुछ न कुछ पूछते रहते हैं, ये कैसे होगा, आपने कर लिया लेकिन उन्होंने नहीं किया है। तो उन्होंने क्यों नहीं किया है? क्योंकि उनको नहीं आता है, वो आप पे डिपेंड है। वो आप इंडिपेंडेंट है, वो आप पर डिपेंडेंट है। यानी कि आप इंडिपेंडेंट है, वो आप पे डिपेंड है, यानी कि वो आप पे निर्भर है। तो यहाँ पे समझेंगे इसको इंडिपेंडेंट कैसे होता है। वी ऑल नो दैट गॉड इज
ऑलमाइटी। वी ऑल नो दैट गॉड इज ऑलमाइटी। हम सभी जानते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सर्वव्यापक है। तो यहाँ पे आप देखिए, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये है आपका, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है या मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, वॉट एवर। वी ऑल नो। अब इसकी पहचान होती है, इसको हम लोग, इसका जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, मेन क्लॉज, इसका कॉन्सेप्ट होता है, प्रिंसिपल क्लॉज में पूरी मीनिंग निकल के आती है। प्रिंसिपल क्लॉज में इसकी पूरी मीनिंग समझ में आती है। जरा सा भी इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो। इस पर्टिकुलर क्लॉज की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल क्लॉज की, जहां से हमने इसको अंडरलाइन कर रखा है, वी ऑल नो। वी ऑल नो मतलब इसके हम सभी जानते हैं, यानी कि एक कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि हम सभी जानते हैं। यानी कि इस सेंटेंस में, इसको ये सेंटेंस की तरह है, इसमें आपको जरा सा भी कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये आपका एक सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस की तरह है, सेंटेंस है ये, लेकिन ये एज ए क्लॉज यहाँ पे है। क्लॉज क्यों है बताए थे आपको, क्योंकि ये सेंटेंस के बीच में आया हुआ, सेंटेंस के अंदर आया। अगर ये अलग से लिखा जाए वी ऑल नो, वो उस समय आपका एक सेंटेंस होगा, लेकिन यहाँ पे ये एज ए प्रिंसिपल क्लॉज वर्क कर रहा है। मेरे ख्याल से आपको अब समझ में आ रहा होगा कि ये प्रिंसिपल क्लॉज क्यों है, मेन इंडिपेंडेंट क्यों है, या मेन क्लॉज क्यों है। क्योंकि जो इंडिपेंडेंट होता है, मेन क्लॉज होते हैं, इनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। अब वी ऑल नो, अगर इसको आप देखेंगे, दैट गॉड इज ऑलमाइटी, इसको आप भूल जाओ। ये देखो आप, दैट गॉड इज ऑलमाइटी, कि भगवान सर्वशक्तिमान है, तो ये आपका एक अलग है। अब इसकी मीनिंग आपकी अधूरी है। दैट गॉड इज ऑलमाइटी, कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ठीक है लिखा, ये आपका इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है। दैट मीन्स ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज नहीं होता। प्रिंसिपल क्लॉज वही होता है जिसकी पूरी मीनिंग समझ में आती है। क्लास में भी आपकी ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, उसमें हमने समझाया था कि जो चीज़ हमारी समझ में आती है वो आपके मेन क्लॉज होते हैं, वो आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, उनको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। और जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं वो आपके अलग होती हैं, जो कि हम आगे आपको बताएंगे। या अभी हम ये इंडिपेंडेंट क्लॉज समझ रहे हैं, इसलिए इस पर हमें पूरा फोकस करना है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नोबडी नोज वेयर डज ही लिव। कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है कि वह कहाँ रहता है। तो यहाँ पे कोई नहीं जानता है, ये कोई नहीं जानता है, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। कोई नहीं, अगर इसको आप अलग से आप लिखेंगे नोबडी नोज, ये आपको समझ में आएगा इसकी मीनिंग क्या है। नोबडी नोज यानी कि कोई नहीं जानता है, मीनिंगफुल सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पे एज ए प्रिंसिपल क्लॉज वर्क कर रहा है, क्योंकि इस सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज वही होता है, मेन क्लॉज वही होता है जिसकी पूरी मीनिंग क्लियर होती है, जो किसी पे डिपेंड नहीं होता है। इतना तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि जो मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट है, ये इसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं, यानी कि इसको इसके बाद के जो अलग लिखे हुए हैं ये सब, अगर इनको ना भी लिखा जाए तो ये पूरा मीनिंग देंगे आपको। जो है, जो वी ऑल नो के बाद दैट गॉड इज ऑलमाइटी है, अगर ये ना लिखा जाए दैट गॉड इज ऑलमाइटी, फिर भी जो है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर भी इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल या मेन क्लॉज पर कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये अपने आप में कंप्लीट है, इसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। इतना दिमाग में आप लोग रख लो कि जो मेन क्लॉज होता है, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, इसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। बस ये समझ में आ जाएगा फिर आपको सहारे की जरूरत क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये पूरी तरह से कंप्लीट मीनिंग देता है। प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज इंडिपेंडेंट, ये पूरी तरह से मीनिंग देता है, मीनिंगफुल होता है। इसमें किसी प्रकार कोई गुंजाइश नहीं हो, इफ एंड बट की गुंजाइश नहीं है, ये नहीं है, ये कंप्लीट मीनिंग देगा। यही सबसे बड़ा इसका पहचानने का तरीका है। नेक्स्ट वन, आई वंडर वेयर माई फ्रेंड्स आर। मैं आश्चर्यचकित हूँ, मैं आश्चर्यचकित हूँ कि मेरे मित्र कहाँ हैं। वेयर माई फ्रेंड्स आर, आई वंडर। अब यहाँ ये भी आप देखेंगे, ये आपका आई वंडर, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी कि मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट है। मैं आश्चर्यचकित हूँ, वेयर माई फ्रेंड्स आर, मेरे मित्र कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे ये जो आई वंडर है, ये अपने आप में कंप्लीट है। अगर इसके बाद का ये ना लिखा जाए वेयर माई फ्रेंड्स आर, तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पूरी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं। अगर ये साथ में नहीं भी आएगा फिर भी ये आगे बढ़ जाएगा, कोई इसको रोक नहीं सकता है आगे बढ़ने से। जो है ये आगे बढ़ता रहेगा। अगर ये साथ में नहीं भी आएंगे, ना आना चाहे तो ना आए, ये तो कहता है ना कि तुम ना आना चाहो मत आओ, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ऐसा हम लोग कहते हैं ना, जब हमारे पास सब कुछ होता है, हमारा पूरा कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होता है, तब हमें लगता है, अगर कोई कहता है ऐसा है वैसा, तो आप क्या कहते हैं,
कोई बात नहीं, तुम अलग रहो, जो है तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले काफ़ी हूँ। तो वही आपका यहाँ पर भी है, वही चीज़ें जो प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज होता है इंडिपेंडेंट, इसमें भी वही चीज़ें कॉन्सेप्ट निकल के आती हैं। इनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है। स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, यानी कि लोहे पर तब वार, स्ट्राइक मतलब चोट पहुंचाना, लोहे पर तब चोट करो व्हेन इट इज हॉट, जब वह गर्म होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोहा अगर ठंडा अगर जब होता है उसको आप कितना ही पीटेंगे वो लोहा एक्सपेंड नहीं करता, वो लोहा नहीं फैलता। लेकिन जब लोहा गर्म होता है उस पर आप हथौड़े से अगर चोट करेंगे तो लोहा जो है जैसा जैसा उसको आकार शेप देना चाहें वैसा वो हो जाता है। इसकी मीनिंग ये निकल आ रही है। तो यहाँ पे स्ट्राइक द आयरन यानी कि लोहे पर चोट करोगे, अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। अगर इसके बाद का ये ना लिखा जाए व्हेन इट इज हॉट, नहीं इसको लिखते हैं फिर भी इस पर कोई असर नहीं पड़ता है, ये अपने आप में कंप्लीट है। दैट मीन्स स्ट्राइक द आयरन ये आपका मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज है। अब ये लास्ट वन है, ये है आपके लिए। देखते हैं आप लोग क्या बताते हैं। आप लोग बताओ इसमें व्हेन ही रिटर्न वी आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस, जब वह वापस आया हम लोगों ने उससे बहुत सारे क्वेश्चन किए, बहुत सारे प्रश्न पूछे। अब इसमें से प्रिंसिपल क्लॉज क्या है आप बताओ, बातें मत करो, इसको देख के बताओ। इसमें से आपका मेन क्लॉज कौन सा है, मेन क्लॉज कौन सा है? आपस में देखने की जरूरत नहीं एक दूसरे की, आप यहाँ देख के बताओ। जो चीजें हमने समझाया अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो इसको बताने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ये जो आप बता रहे हो ये स्टार्टिंग में कोई जरूरी है कि प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज आपका स्टार्टिंग में ही होगा जो है, ये इसीलिए आप लोगों से हमने पूछा है इसको। ये सब क्यों नहीं पूछे हैं? क्योंकि ये सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंट है। इस सेंटेंस में आप क्या देख रहे हैं, व्हेन ही रिटर्न जब वह वापस लौटा। अब व्हेन ही रिटर्न जब वह वापस लौटा, ये तो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। व्हेन ही रिटर्न जब वो वापस लौटा कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, तब फिर ये आपका मेन क्लॉज कैसे हो सकता है इंडिपेंडेंट? यानी कि ये दूसरे पर निर्भर है, ये आपका दूसरे पर निर्भर है, तो ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज नहीं हो सकता है। प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है? वी आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस, हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्न किए, हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्न किए। ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि मेन क्लॉज आपका है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, कोई जरूरी नहीं कि प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज आपका सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आएगा। क्लास में भी आप लोगों को बताए थे कि जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज कहीं भी आ सकता है, चाहे आपका स्टार्टिंग में आ जाए या बीच में आ जाए या साइड में आ जाए, लास्ट में कहीं भी आ सकता है। लेकिन आपको पहचानना है कॉन्सेप्ट। हमेशा आप लोगों से कहते हैं कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। जो टॉपिक यहाँ पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आपकी क्लियर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी मस्ट बी मेंटेन। हमेशा आप लोगों से कहते हैं, नहीं समझ में आती है 10 बार पूछो आप जो है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि प्रिंसिपल क्लॉज हमेशा स्टार्टिंग में ही नहीं रहता है, वो लास्ट में भी आ सकता है। बस आपको सेंस समझना है कि प्रिंसिपल क्लॉज होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, वो एक कंप्लीट मीनिंग देता है, उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। यहाँ देख रहे वी आज मेनी क्वेश्चंस, हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे, तो ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज, इसको इसके सहारे की जरूरत नहीं है। अगर ये इसके साथ नहीं भी आएगा, ये अगर इसके साथ नहीं आएगा व्हेन ही रिटर्न, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वी आज मेनी क्वेश्चन, हम लोगों ने उनसे बहुत सारे प्रश्न किए। क्वेश्चन सेंटेंस आपका कंप्लीट है, पूरी मीनिंग दे रहा है। अगर ये नहीं आना चाहता है व्हेन ही रिटर्न इसके साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो है, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट है। इसीलिए आप लोगों से कहते हैं बी परफेक्ट, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस टू गेट मोर परफेक्शन, कंप्लीट परफेक्शन यू कैन से। तो कंप्लीट परफेक्शन कैसे आती है? जब हम लोग प्रैक्टिस मोर करते हैं, और जब आपके अंदर परफेक्शन आ जाती है तो आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है, कभी नहीं पड़ेगी। वैसे ही आप यहाँ भी देख रहे हैं इस सेंटेंस में वी आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस, ये अपने आप में कंप्लीट है, परफेक्ट है, इसको इसके सहारे की जरूरत नहीं है। तो जितने भी सेंटेंस आप देख रहे हैं इसमें जो प्रिंसिपल क्लॉज हैं या मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसे कहते हैं, इनको अदर जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं उसके सहारे की जरूरत इनको नहीं होती है। ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, सबसे बड़ा इसको समझने का तरीका है। जो प्रिंसिपल क्लॉज है या इंडिपेंडेंट है, इनको किसी के सहारे की जरूरत कभी नहीं होती है। ये दिमाग में इसको बैठा लो आप लोग जो है। अगर ये चीज़ें आपने बैठा ली तो बाकी की जो अदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो समझने में आपको देर नहीं लगेगी। अब इसके बाद हमें समझना है कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन से होते हैं समझते हैं।
फ्रेंड्स, हमें आगे समझना है कोऑर्डिनेट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, जिसमें कि पूरा उसको अपने आप में वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर होता है, उस किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज के रूप में समझ सकते हैं। अब आगे हम समझते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज जो है कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेट क्लॉज भी जो होते हैं ये भी जो है जस्ट लाइक इंडिपेंडेंट क्लॉज ही होते हैं, थोड़ा सा अंतर है दोनों में। प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज में कोई अंतर नहीं, बस थोड़ा सा समझने की आपको फर्क है। साहिल इज पुअर, साहिल इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। साहिल गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। आप ध्यान रखेंगे इसमें, ये तो आपका हो गया, ये तो आप समझ चुके हैं। ये है आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। और बट ही इज ऑनेस्ट, अब इनमें कंजक्शन क्या है? कंजक्शंस आपके बट है, इसमें भी आप देख रहे हैं बट है, शो एंड बट, ये सब क्या है आपके? ये सब आपके एज ए कंजक्शंस यूज हुए हैं। अब इसके बाद जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ही इज ऑनेस्ट, साहिल इज पुअर, अगर इनको हम अलग अलग लिखें जो है, अलग अलग लिखें तो ये आपका एक सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पे एक सेंटेंस पूरा क्या है? साहिल इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, साहिल गरीब है लेकिन वह ईमानदार है, ये एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में स्टार्टिंग में आप देखेंगे साहिल इज पुअर, ये आपका मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है। लेकिन अब इसके बाद बट ही इज ऑनेस्ट है। अब बट ही इज ऑनेस्ट यानी कि ये आपका सेंटेंस जो है बट ही इज ऑनेस्ट अपने आप में कंप्लीट कब होगा? जब ये इसके साथ में लिखा जाएगा। दैट मीन्स ये भी आपका जो है आपका प्रिंसिपल क्लॉज, ये भी है, लेकिन ये एज अ कोऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में सामने आ रहा है। दोनों ही आपके कंप्लीट मीनिंग देते हैं, जो आपके कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं और ये जो मेन क्लॉज यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, ये दोनों ही अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देते हैं। लेकिन जब आपको सेंटेंस में फाइंड आउट करना होगा कि इसमें आपका प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है और कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है, तो इसको आप इस तरीके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि साहिल इज पुअर, साहिल गरीब है, ये आपका मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बट यहाँ पर कंजक्शन है, बट ही इज ऑनेस्ट, लेकिन वह ईमानदार है, ये आपका क्या हो जाएगा? ही इज ऑनेस्ट बट ही इज ऑनेस्ट आपका क्या हो गया? एक कोऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में आया हुआ है। अगर इसको अलग लिखा जाएगा फिर ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, लेकिन बट ही इज ऑनेस्ट आ गया है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में आया हुआ है। अब इसी में आपको मालूम हो गई होगी कि ये बट है, सो है, एंड, ये सब क्या है आपके एज ए कंजक्शंस के रूप में यहाँ पे आए हुए, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के रूप में है। नेक्स्ट एग्जांपल है यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी बट शी इज सैड, तुम खुश हो लेकिन वह उदास है। तो यहाँ आप देखेंगे ये है आपका यू आर हैप्पी, ये आपके प्रिंसिपल क्लॉज है। बट सी इज सैड, बट सी इज सैड ये आपका क्या है? ये आपके कोऑर्डिनेट क्लॉज है। कोऑर्डिनेट क्लॉज है यानी कि ये इसको सब सहयोग दे रहा है, इसको कोऑपरेट कर रहा है, ठीक है। यू आर हैप्पी बट सी इज सैड, ये पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये इसको सपोर्ट कर रहा है। जब तक ये इसके साथ में नहीं आएगा इसकी अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो बट सी इज सैड आपका एज ए कोऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में है। नेक्स्ट वन आपका आई केम इन एंड ही वेंट आउट, मैं अंदर आया और वह बाहर निकल गया। तो यहाँ पे आई केम इन ये आपके है प्रिंसिपल क्लॉज है, एंड ही वेंट आउट और वह बाहर निकल गया, ये आपके कोऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में है। मेरे ख्याल से ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि ये प्रिंसिपल क्लॉज कैसे है, ये आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज कैसे है। ये आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होगा, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज आपका कंजक्शंस के राइट साइड में जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपके लिखे हैं ये आपके कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। लेकिन ये कोऑर्डिनेट क्लॉज तब होंगे जब ये कंप्लीट मीनिंग, क्योंकि दोनों में ही होता है, दोनों ही कंप्लीट मीनिंग देते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज भी और कोऑर्डिनेट क्लॉज भी जो है दोनों ही कंप्लीट मीनिंग देते हैं, और इनमें जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शंस ही ऐड होते हैं। जो इसके बाद जो आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शंस आएंगे ये आपके इसके जो कंजक्शंस होते हैं ये आपके डिफरेंट होते हैं, वो आपके इसमें नहीं आएंगे, जो है ध्यान रखेंगे, इसके कोऑर्डिनेट कंजक्शंस आपके अलग हैं। नेक्स्ट आपके राहुल हैज अ कार बट शी प्रीफर्स टू ट्रेवल बाय बस, राहुल के पास एक कार है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये इसको समझने के लिए अंडरलाइन कर लेना है कि ये आपका
प्रिंसिपल क्लॉज है, बट ही प्रीफर्स टू ट्रेवल बाई बस, लेकिन वह बस से ट्रेवल करने में प्रेफर करता है, यानी कि वो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देता है, बस को देता है, न कि अपने कार को देता है। दैट मीन्स राहुल हैज ए कार, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। इसको प्रिंसिपल क्लॉज इसलिए है, यानी कि इस सेंटेंस को, ये जो आपका क्लॉज है, इसको इसके सहारे की जरूरत नहीं है, इसको इसके सपोर्ट की जरूरत नहीं। अगर ये नहीं भी आएगा फिर भी ये अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन अगर इसको यहाँ पे ये देखें, बट ही प्रेफर्स टू ट्रेवल बाई बस, लेकिन वह बस से ट्रेवल करना जरूरी आसान समझता है, तो इसकी कोई मीनिंग निकल के नहीं आएगी अगर इसको हम अलग से लिखेंगे तो। बट ही प्रेफर्स टू ट्रेवल बाई बस, लेकिन वह बस से ट्रेवल करना आसान समझता है, अच्छा लगता है उसको। तो इसको अगर अलग से आप लिखेंगे तो इसकी कोई मीनिंग निकल के नहीं आएगी। राहुल हैज ए कार बट ही प्रेफर्स टू ट्रेवल बाई बस। अब ये जो है पूरे सेंटेंस में इसके साथ में इसको सपोर्ट कर रहा है, यानी कि इसकी पूरी मीनिंग निकल के आ रही है। तो इस तरीके मेरे ख्याल से इसमें आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है, कोऑर्डिनेट क्लॉज में कैसे आप कोऑर्डिनेट क्लॉज को पहचानेंगे। अब जो यहाँ पे कंजक्शंस आपको हम बता रहे हैं, कंजक्शंस यानी कि अभी ये क्लॉज को अलग अलग से हम आपको डिफाइन कर रहे हैं। जब क्लॉज की ये तीनों ही पार्ट्स आपके खत्म हो जाएंगे, इसके बाद अलग अलग से आपको बताएंगे कि कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं, उसको भी डिटेल से आपको बताएंगे, उसको आप लोग नोट करेंगे। अब जो इसके बाद अगला पार्ट आपका आ रहा है सबऑर्डिनेट क्लॉज, या उसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। वो क्या होता है, कैसे हम पहचान सकते हैं, बताते हैं। फ्रेंड्स, आगे हम लोग समझते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। जिस तरीके आपने देखा मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज कैसे हैं, प्रिंसिपल क्लॉज कैसे हम लोग पहचानते हैं, जो कि सेल्फ डिपेंड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, उनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है। इसी तरीके आपने कोऑर्डिनेट देख लिया। कोऑर्डिनेट में क्या होता है, जो कंजक्शंस होते हैं, कंजक्शंस के बाद जो यहाँ पे पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कंप्लीट मीनिंग देते हैं, और वो भी जो है प्रिंसिपल क्लॉज की तरह ही होते हैं, और वो एज ए कोऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में काम करते हैं। एंड द लास्ट वन इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन से होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि सुनने में ही लगता है सबऑर्डिनेट यानी कि छोटा होता है, जो है छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज को आपको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज भी होते हैं, कहते हैं कि ये जो है दूसरे पर निर्भर होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है हमेशा ध्यान रखेंगे, इसीलिए इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। डिपेंडेंट यानी कि ये दूसरों पर निर्भर, इंडिपेंडेंट यानी कि अपने पर, यानी आत्मनिर्भर है ये, और डिपेंडेंट यानी कि दूसरों पर निर्भर, यानी कि हाँ एक तरह देखेंगे आपके अपोजिट वर्ड्स भी आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, बोथ आर अपोजिट वर्ड्स टू ईच अदर। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हम लोग समझेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज को कैसे सेंटेंस हम लोग पहचान सकते हैं। सिंपल सा एक फंडा है, आपको उन्हें क्लास में बताए थे कि जो चीज़ें समझ में आती हैं, जो चीज़ें हमें समझ में आ गई, वो आपके प्रिंसिपल क्लॉज होता है या आपका मेन क्लॉज होता है, और जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। और रही बात आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉज की, कोऑर्डिनेट क्लॉज भी जो है प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज की तरह ही होता है। ये कोऑर्डिनेट क्लॉज आप लोगों से नहीं पूछा जाता है, मेन आपका है, ये आपका मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, और इन दोनों में जो है सबसे बड़ा आपका ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी ज़्यादातर जो है मोस्ट 99% आपसे यही सब पूछे जाते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे होते हैं, कैसे आप उसको पहचानते हैं, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो आगे जो टॉपिक्स हमारा चल रहा है इसमें आगे हम समझाएंगे। लेकिन अभी हमें समझना है पहले कि सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज क्यों कहते हैं, कैसे इसको लोग सेंटेंस में पहचान सकते हैं। फ्रॉम द एग्जाम्पल्स इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लिसन हियर प्रॉपर्ली। माई फ्रेंड हेल्प मी व्हेन आई वॉज इन डेंजर। मेरे मित्र ने मेरी मदद की थी, मेरे मित्र ने मेरी मदद की थी व्हेन आई वॉज इन डेंजर, जब मैं मुसीबत में था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहले तो आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज को अलग करने से पहले, फाइंड आउट करने से पहले आप प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि मेन क्लॉज को आप अलग कर दो। अगर आपने मेन क्लॉज को इसमें से अलग कर दिया तो सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका अपने आप क्लियर अलग हो जाएगा। पहले हम अलग करते हैं इंडिपेंडेंट को। माई फ्रेंड हेल्प मी, माई फ्रेंड हेल्प मी ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, मेरे मित्र ने मेरी मदद की। अब इसके बाद आपका व्हेन आई वॉज इन डेंजर, जब मैं मुसीबत में था। अब अगर आप इसको आप ध्यान दो, इसको आप अलग कर दो, इसको आप पढ़ो। व्हेन आई वॉज इन डेंजर, जब मैं मुसीबत में था, जब मैं मुसीबत में था। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ मीनिंग निकल के आ रही है। जब मैं मुसीबत था, जब मैं मुसीबत में था तब क्या हुआ था, व्हाट वाज द इंसिडेंट हैपन, मालूम है नहीं मालूम है, दैट मीन्स ये आपका इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है।
कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब जो चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती हैं वो आपका क्या होता है, वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। आप लोगों को क्लास में ही बताए थे, आप लोगों को ये समझने में आपको आसानी हो रही होगी। आप लोगों को एक तरह से आप लोगों का यहाँ पे बोनस आप लोगों को मिल रहा है। क्लास में भी आप लोग समझाए हैं, यहाँ भी आप समझ रहे हैं एक तरह से। हाँ, जो न्यू है, जो नए आए हैं, उनके थोड़ा समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपके थोड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको क्लास में समझाया गया, यहाँ भी समझ रहे हैं। और जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उनके लिए भी प्लस पॉइंट बोनस है कि वो क्लास में भी समझे हुए हैं और ऑनलाइन भी समझ रहे हैं। ये उनके लिए थोड़ा सा है, जो न्यू कमर्स जो अभी भी ज्वाइन किए हैं उनके लिए। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज समझ रहे हैं, जो चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती हैं वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। इतना सा कॉन्सेप्ट आप समझ लो। अगर ये चीज़ें आपने समझ ली कि सेंटेंस में द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस का वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमारी समझ में नहीं आता, जो हमारी समझ में नहीं आता है, जो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, दैट मीन्स वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ आपके कोई चीज़ मतलब सेंटेंस में समझने लायक तो है, वो समझ में तो आ, लेकिन पर्टिकुलर आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होगा। यानी कि सबको ऐसा होना चाहिए जो यानी कि सेंटेंस की जो डिमांड है वो चीज़ें सबके लिए एक ही होती हैं, किसी के लिए स्पेशल नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं व्हेन आई वाज इन डेंजर, जब मैं मुसीबत में था, ये आपका इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, तो ये आपका हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। जब मैं मुसीबत में था, ये आपका एससी हमने लिख दिया, दैट मीन्स ये सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज हम कह सकते हैं। नेक्स्ट वन, वी हैव लॉस्ट द टिकट्स व्हिच वी बॉट। वी हैव लॉस्ट द टिकट्स, हम लोगों ने टिकट खो दिए, हम लोगों ने टिकट खो चुके हैं। व्हिच वी बॉट, जो हम लोग खरीदे थे। तो पहले हम लोग यहाँ पे मेन क्लॉज को लग कर देते हैं। वी हैव, अब मेन क्लॉज कौन सा होता है, जो हमारी समझ में आता है। अब आपको मेरे ख्याल से इतना तो क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे समझ क्या आ रहा है। वी हैव लॉस्ट द टिकट्स, हम लोगों ने टिकट खो दिया है, हम लोग टिकट खो चुके हैं। ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, यानी समझ में कुछ आ रहा है, इसकी मीनिंग समझ में आ रही है, इसको यहीं पे रोक दो। ये पूरा पूरा वी हैव लॉस्ट द टिकट्स, ये आपके प्रिंसिपल क्लॉज हो गए, ये समझ में आ रहा है। अब इसको आगे पढ़ो यहाँ से, व्हिच वी बॉट, जो हमने खरीदा था, जो हमने खरीदा था, कुछ समझ में आ रहा है। हमने क्या खरीदा था नहीं मालूम है ना। व्हिच वी बॉट, जो हमने खरीदा था, सिर्फ इतना ही पढ़ना है आपको। व्हिच वी बॉट, व्हिच वी बॉट पढ़ने के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहने का सेंस क्या है। तो कहने का मतलब जो कुछ समझ में नहीं आता है वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज ही होता है। तो ये इसको हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं, और ये आपका हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट वन, आई नो दैट ही वॉज गिल्टी। आई नो दैट ही वॉज गिल्टी। आई नो दैट ही वॉज गिल्टी, मुझे मालूम है कि वह। आगे हम समझेंगे इसमें। नेक्स्ट वन, वी हैव लॉस्ट द टिकट्स, वी हैव लॉस्ट द टिकट्स व्हिच वी बॉट, जो टिकट हम लोगों ने खरीदा था, हम लोगों ने, वी हैव लॉस्ट द टिकट, हम लोग टिकट खो चुके हैं, हम लोग टिकट खो चुके हैं। व्हिच वी बॉट, जो हम लोगों ने खरीदा था। पहले इसमें आप ध्यान रखेंगे, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, जो चीज़ें हमारी समझ में आती हैं वो आपके प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज है। व्हिच वी बॉट, जो हम लोगों ने खरीदा, जो चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती हैं वो आपका हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट वन, आई नो दैट ही वॉज गिल्टी, मुझे मालूम है, मैं जानता हूं कि वह दोषी था। तो आई नो क्या हो गया आपका, इसमें प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है, समझ में आ रहा है, कंप्लीट मीनिंग आपका दे रहा है। तो ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया आई नो। दैट ही वॉज गिल्टी, कि वह दोषी था, कि वह दोषी था से कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आपसे कहा जाए कि वह दोषी था, कि वह दोषी था, तो कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। क्यों दोषी था, इसके पीछे क्या रीजन था, कुछ नहीं बताया जा रहा है। दैट मीन्स ये आपका इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, ये आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज है। इसी तरीके आपका ही गेव मी एवरीथिंग दैट आई आस्क्ड फॉर, वह मुझे सब कुछ दिया, उसने मुझे सब कुछ दिया जो मैंने उससे कहा था। तो यहाँ पे ही गेव मी एवरीथिंग, ये आपका कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, जो हमने अंडरलाइन कर रखा है, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। दैट आई आस्क्ड फॉर, जो कुछ मैंने उससे कहा था, ये आपका दैट आई आस्क्ड फॉर क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज आपका हो गया। अब नेक्स्ट वन आप लोग क्या बताएंगे इसको, सी वांट्स टू नो, सी वांट्स टू नो व्हेन यू विल रिटर्न, वह जानना चाहती है तुम कब वापस आओगे। तो यहाँ पे
सी वॉन्ट्स टू नो, यहाँ पे आप लोग मत देखिए, आप लोग अपने आप बताने की कोशिश कीजिए, ऑफलाइन ऑनलाइन आप लोग भी, ऑनलाइन वाले कमेंट बॉक्स में आप बताओ इसमें आपका प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है। आप लोग यहाँ बैठे हैं, डोंट सी टू ईच अदर, आपस में मत देखो, यहाँ बताओ इसमें से सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है जल्दी। तो अगर आप ध्यान से आप देखेंगे, सी वॉन्ट्स टू नो, वह जानना चाहती है, बताए थे आपको, जो चीज़ें समझ में आती हैं वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता है। अब इसमें से कौन सी चीज, कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड समझ में आ रहा है, मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा होगा, सी वॉन्ट्स टू नो, वह जानना चाहती है, ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। व्हेन यू विल रिटर्न, तुम कब वापस आओगे, तो ये आपका व्हेन यू विल रिटर्न, ये आपका पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज आपका हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये सबऑर्डिनेट क्लॉज आपको बताए हैं, ये आपका क्लियर हो रहा होगा कैसे आपका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड होता है। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है और कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है ये आपका इंडिपेंडेंट होते हैं, इनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका होता है या डिपेंडेंट क्लॉज है, इसको जो है प्रिंसिपल क्लॉज के सहारे की जरूरत पड़ती है, बिना उसके इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसका कोई महत्व, कोई पहचान नहीं होती। इसलिए बार बार आप लोगों से कहते हैं मेक योर ओन आइडेंटिटी, अपनी पहचान बनाओ। तो इस तरीके यहाँ भी है, जब सबऑर्डिनेट क्लॉज जो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में मिल जाता है तब इसकी अपनी पहचान बन जाती है और ये एक अलग रूप में दिखता है। मेरे ख्याल से सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आपका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज के भी आपके 3 टाइप्स होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज होता है। ये समझना बहुत जरूरी, क्योंकि आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या सिलेबस में सबऑर्डिनेट क्लॉज ही पूछे जाते हैं कि जो नाउन क्लॉज कौन सा है, एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है, एडवर्ब क्लॉज सेंटेंस में कौन सा है, ये आपको पहचानना पड़ता है। लेकिन इसको समझने से पहले हमें ये समझना है जो कंजक्शंस होती है, कंजक्शंस यहाँ पे ऐड हो रहे हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी कि जो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं वो आपके अलग होते हैं और सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं वे आपके अलग अलग होते हैं। तो दोनों को अलग अलग रूप में आपको दिमाग में रखना होगा कि ये कंजक्शंस आपके कोऑर्डिनेट क्लॉज को ऐड करते हैं और ये कंजक्शंस आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज को ऐड करते हैं। तो अब आगे हम बताने जा रहे हैं आपको कोऑर्डिनेट कंजक्शंस और सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, इसको आपको ध्यान दें। तब तक इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। आगे फ्रेंड्स समझेंगे इसमें, ये तो आपका क्लियर हो गया होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन कौन से होते हैं, कैसे इसको हम लोग पहचान सकते हैं। अभी तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम समझते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी कि जो दोनों क्लॉजेस को ऐड करते हैं वो कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आपके अलग अलग होते हैं। यानी कि जब सेंटेंस में आप देखेंगे सबऑर्डिनेटिंग जो क्लॉज है उसको ऐड करने के लिए कंजक्शंस आपके डिफरेंट हैं। आप देखें दैट, व्हाट, हु, हुज, whom, which, where, whichever, whenever, wherever, unless, until, so long as soon as और बहुत सारे हैं। ये सब आपके सबऑर्डिनेट कंजक्शन, यानी कि जो सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं उनको ऐड करने के लिए, उनको प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हम लोग यूज करते हैं। इसी तरीके आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, यानी कि जो सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में ऐड करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए इन पर्टिकुलर कंजक्शंस को हम लोग यूज करते हैं। जैसे एंड है, बट, येट, एज वेल एज, तो और बहुत सारे हैं। ये सब आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं जिसको कि हम लोग यूज करते हैं प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज को ऐड करने के लिए। और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, यानी कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में ऐड करने के लिए, दोनों को मिलाने के लिए हम ये सारे पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हम लोग यूज करते हैं। ये हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है, इसको आप ले सकते हैं। सिर्फ यही इतने नहीं है, और भी बहुत सारे हैं जिसको कि आप सर्च आउट कर सकते हैं, मिलेंगे। वो सारी चीज़ें आपको यूज करना है। मेरे ख्याल से अभी तक का जो आपको बताया है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपका होगा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के जो 3 पार्ट्स हैं, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज, उनको हम लोग समझेंगे क्योंकि वही आपका मेन है। ये तो आपका मेन था ही जो हमने बताया आज, मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, इनको समझना बहुत जरूरी था क्योंकि ये उनका बेस है। अगर ये आप नहीं समझे रहेंगे तो डायरेक्ट आपको अगर हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज समझाएंगे, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, वो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी था जो हमने आज समझाया है। तो इसको बहुत अच्छी तरीके आप लोग समझो जो है।
आप लोग यहाँ अभी तक शुरू से लेकर अभी तक आप देख रहे हैं, इसको जो कुछ समझा रहे हैं आप यहाँ पे ऑफलाइन है, बार बार आप लोगों से कहते हैं आप लोग यहाँ पे ऑफलाइन है, आपके पास ये प्लस पॉइंट है, ये है होम। ऑनलाइन वालों के पास तो मजबूरी है, लेकिन आपके पास कोई मजबूरी नहीं है। आप यहाँ पे फ्रंट आप देख रहे हैं, आपको यहाँ समझा रहे हैं, आप आगे बढ़ के हमसे पूछ भी सकते हैं। अब जो ऑनलाइन है वो बेचारे वो तो सिर्फ कमेंट ही कर सकते हैं, कमेंट से ही पूछ सकते हैं, कमेंट में ही हम उनको रिप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास ये प्लस पॉइंट है। तो ये चीज़ें इसको यहाँ जाने के बाद इसको आप देखो भी, और दोबारा बार बार इसको आप देखो, नहीं समझ में आता है आप मुझसे 10 बार पूछो, लेकिन समझो इसको। और वन थिंग मोर कि जब भी आप घर पे आप इस वीडियोस को आप देखते हैं, जो भी प्रीवियस वीडियोस हैं, वीडियोस आप देखते हैं, वीडियोस को आप लोग स्किप मत किया कीजिए। स्किप करेंगे वीडियो समझ में आपको नहीं आएगी, बिकॉज इट्स नॉट अ स्टोरी नहीं है, इसको समझना पड़ेगा जो है। और समझने के लिए पूरी वीडियो को लास्ट में देखेंगे, तभी आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तभी ट्रांसपेरेंसी समझ में आती है। तो इसको देखें, वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, काम की लगेगी, और इसको आप लाइक करें और शेयर मोर एंड मोर, एंड फॉर मोर सच कंटेंट फॉलो आश्विन सर की क्लास। एंड वन थिंग वो जो कि हमेशा आप लोगों से कहते हैं कि फॉर मोर परफेक्शन हमें क्या करना होता है, टू गेट मोर परफेक्शन व्हाट वी शुड डू, मोर प्रैक्टिस। दैट मीन्स डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस टू गेट मोर एंड मोर perfection, because practice makes us perfect.